मेरी पहुँच कम हो गई शायद। चलो कोई बात नहीं, मुझे यहीं घूमना पड़ेगा। कहाँ गए माँ के लोग? भैया चार पूरे कर गए कितने लोग हो गए? एक आदर्श धीरज और श्रेयांश और उसके बाद उसके बाद बाकी तीन घर पे गए 13 लोग इतना है 50%। तो पढ़ाने का टाइम नहीं, मतलब समाज की जगह कुछ दूसरा पढ़ाता था। समाज नहीं पढ़ा तो नीति शतक वगैरह लाए हो? वैसे ही तो वापस कब आएंगे? घर कौन कौन गया है? ठीक है, जितने हैं वो भी देखूंगा मैं लास्ट में मुझे याद है। मैं 20 ये था। ठीक है भाई, जितने पढ़ेंगे तो कोर्स थोड़ा टाइट आया है। क्या कोर्स है? ये अभी तो 10 मार्क्स का हो उसका सही है। नीति शतक है, शिवराज विजय है, नीति शतक के 10 श्लोक है। हो जाएंगे 3 दिन लगेंगे। और क्या हमारा कोर्स है सानुवाद 3 अभ्यास भैया शुरू के 1 नंबर का आ रहा है, कितने देंगे? आसानी तो है। भैया आप डेटा चैप्टर में पढ़ा दो। ठीक है, फिर समाज से प्रारंभ करते हैं। 7 बजे का समाज पढ़ेंगे, फिर रचना और कमल का जो आपको विषय दिया था प्रारंभ करेंगे। यद्यपि पहले भी हम समाज के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। आपको पिछले वर्ष जब आपके समाज प्रकरण था कोर्स में, तब हमने समाज प्रकरण के बारे में कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी। समाज शब्द के अर्थ के बारे में बात करें सबसे पहले, इसमें हमने धातु से देखा था कि सम उपसर्ग है, असुक्षेपणे धातु है, प्रत्यय है, और किस प्रकार से शब्द जो है वो निष्पन्न होता है समासः। समुपसर्ग पूर्वक असुक्षेपणीय धातु से भय प्रत्यय करने पर शब्द बनता है समासः, जिसका अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरणम समासः। मतलब पीछे सुनाई नहीं देता, मैं शोर से बोल दूंगा। संक्षिप्तीकरण को ठीक है, किनका संक्षिप्तीकरण? जैसे यहाँ हम कह सकते हैं पदानाम संक्षिप्तीकरणम। संक्षिप्तीकरण अर्थात संक्षिप्त करना। किनका संक्षिप्त करना? तो कहा पदानाम संक्षिप्तीकरणम, पदों को संक्षिप्त करना वो कहलाता है समास। समास की परिभाषा जो आपको देखने को मिलेगी वो इस प्रकार से है कि विभक्ति ही लुप्यते यत्र, तदर्थस्तु प्रतीयते। पदानां चैक पद्यं च समासः इत्यभिधीयते।
बोल लेते हैं इस पर एक बार। मैं लिखने का मौका दूंगा, पहले समझ लो, लिखने का मौका दूंगा। बोलिए, विभक्ति लुप्यते यत्र तदर्थस्तु प्रतीयते पदानां चैकपद्यं च समासः इत्यभिधीयते। क्या कह रहे हैं कि विभक्ति लुप्यते यत्र, जहाँ पर हमने समझा कि संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं, किन्तु संक्षिप्तीकरण को कहा पदों के संक्षिप्तीकरण को, उन पदों की विभक्ति लुप्यते, विभक्ति जो है उसका लोप हो जाता है। जिन दो पदों में हम समास कर रहे हैं उन दोनों ही पदों की विभक्तियों का लोप हो जाता है। इस बात की चर्चा हम करेंगे कैसे लोप होता है। तदर्थस्तु प्रतीयते, लेकिन उन विभक्तियों का जो अर्थ है, उस विभक्ति का जो अर्थ है, उस अर्थ की प्रतीति होती है। अब इस बात को समझ लो, जैसे हमको समास करना है राज्ञः पुत्रः, यहाँ हमको समास करना है राज्ञः पुत्रः, यहाँ समास करना है। राज्ञः में कौन सी विभक्ति है? राज्ञः में षष्ठी, पुत्रः में प्रथमा, ठीक है। अर्थ क्या है? राजा का पुत्र, ऐसा अर्थ है। अब जब हम इनका समास करेंगे तो हम कह रहे हैं कि इनकी जो विभक्तियां हैं इनका लोप हो जाएगा। तो यहाँ से मूल शब्द बचेगा आपका राजन, और यहाँ से मूल शब्द बचेगा पुत्र, ठीक है। राज्ञः से बचा क्या? राजन, और पुत्रः से बचा है पुत्र। तो विभक्ति लुप्यते, विभक्ति का लोप हो गया। लेकिन तदर्थस्तु प्रतीयते, लेकिन इस विभक्ति का जो अर्थ था उस अर्थ की प्रतीति अभी भी होगी। जब ये पूरा समास बन जाएगा तो पूरा समास ही बनेगा राजपुत्र। क्या बनेगा? राजपुत्र। यहाँ का लोप कैसे होता है उसकी चर्चा करेंगे। पूरा समास ही बन जाता है राजपुत्र। राजपुत्र का अर्थ क्या होता है? राजा का पुत्र। तो यद्यपि यहाँ से हमने विभक्ति का लोप कर दिया है, लेकिन फिर भी उस विभक्ति का जो अर्थ है प्रतीयते, उस अर्थ की प्रतीति होती है। तो विभक्ति लुप्यते यत्र तदर्थस्तु प्रतीयते। और क्या किया जाता है? पदानाम एक पद्यम, इसमें पदों को मिलाकर एक पद बना दिया जाता है। दो अलग अलग पद थे, राज्य एक अलग पद था, पुत्र एक अलग पद था। उन दोनों पदों को मिलाकर हमने एक पद बना दिया राजपुत्र। तो इस प्रकार से अनेक पदों को जहां एक किया जाता है उसे क्या कहते हैं? समास। तो समास साहित्य में इसे समास कहा जाता है। तो ये समास की परिभाषा के विषय में ये व्युत्पत्ति है। एक पंक्ति में अगर परिभाषा पूछी जाए तो संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं, किन्तु संक्षिप्तीकरण को, पदों के संक्षिप्तीकरण को और विस्तार से पूछे तो जिन पदों का हम संक्षिप्तीकरण कर रहे हैं उनकी जो मध्यवर्ती विभक्तियां हैं उनका लोप हो जाता है, लेकिन उसका अर्थ जो है वो प्रतीयमान होता रहता है। इस प्रकार से पदों का एक पद्य करना, मतलब एक जगह पदों को इकट्ठा करना, उसे हम समास कहते हैं। अब लिख लो। करेंगे चर्चा। जो ना होता है उस ना का लोप हो जाता है। समास में जो नकारांत पद होता है उस नकारांत पद का लोप हो जाता है। इसलिए राजन में से सिर्फ बचा राज। यह में से जन कैसे? क्या? यह में से जन या क्या? विभक्ति का क्यों होगा? क्यों जन से राज्ञः में से विभक्ति हटाएंगे तो मूल पद क्या बचेगा? वो मूल पद रखना है। मूल पद उसमें राजन है। प्रातिपदिक लेना। मूल प्रातिपदिक क्या है? राज्ञः में मूल शब्द क्या है? राजन। राजन शब्द है। हो गया? तो समास क्या होता है समझ में आ गया होगा? नहीं आया होगा तो जो आपकी चिर परिचित भाषा है अंग्रेजी,
उसमें अभी इस प्रकार के पद आप देख सकते हैं कि हम वहाँ पर दो समास में हमने किया क्या कि दो अलग अलग पद थे, उन दो अलग पदों को हमने जोड़ा तो एक तीसरा ही अर्थ उसमें से उत्पन्न हो रहा है। हमने राज्ञः को जोड़ा, राज्ञः और पुत्रः इनको जोड़ा। अब राजपुत्रः जो शब्द निष्पन्न हुआ है वो ना तो सिर्फ राज्ञः का अर्थ दे रहा है, ना सिर्फ पुत्रः का अर्थ दे रहा है, वो एक नए अर्थ को उत्पन्न कर रहा है। जैसे आप इंग्लिश में भी देखते हैं कि भाई एक शब्द हो गया आपका EAR ईयर, और ये हो गया रिंग, और इनको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, है ना। एक आपका शब्द हो गया रेल, एक शब्द हो गया रेल, दोनों को मिला देंगे क्या बन जाएगा। फिर एक होता है आपका बाइक और एक होता है आपका बोर्ड, तो क्या बन जाएगा। तो इस प्रकार के समास आपकी उसमें भी देखे जाते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो यही करते हैं हम समास में कि दो पदों को मिला देते हैं तो एक नया अर्थ जो है वो उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर समझने की बात जो है वो ये है कि समास अर्थात हमने ये समझा कि पद प्लस पद, क्या समझा, पद प्लस पद, जब दो पदों के बीच में समास होगा इसका मतलब एक तो ये हो गया कि वर्ण के बीच में नहीं होगा, वर्ण के बीच में तो क्या होती है संधि, ठीक है। ये होगा पद और पद के बीच में। पद भी दो प्रकार के होते हैं, सुबंत पद होते हैं और तिङन्त पद होते हैं। सुबंत और तिङन्त पद होते हैं। अब ये जो समास होगा ये सिर्फ सुबंत पद और सुबंत पद में ही होगा, तिङन्त तिङन्त का नहीं होगा, सुबंत तिङन्त का नहीं होगा। दोनों ही क्या होना चाहिए, सुबंत। सुबंत किसे कहते हैं, सुप जिनके अंत में हो, अथवा सीधा हम कहें कि जो शब्द रूप होते हैं ना उन्हें हम कहते हैं सुबंत। तो इधर भी सुबंत होगा, इधर भी सुबंत होगा, दो सुबंतों का परस्पर में समास होता है, तिङन्त का नहीं होता। एक तो बात ये। दूसरी बात कि क्या हम किसी भी सुबंत का समास कर सकते हैं। समास करने के लिए क्या सिर्फ इतनी ही शर्त होना काफ़ी है कि भाई वो दोनों जिनका आप समास कर रहे हैं वो सुबंत हो, क्या इतना काफ़ी है। तो कहा कि इतना काफ़ी नहीं है, इसके अलावा भी उसमें कुछ चीज़ होनी चाहिए। तो इन सुबंत के साथ एक और चीज़ मैं लिख देता हूँ, समर्थ सुबंत का, समर्थ सुबंत के साथ समास होगा। क्या लिखा, समर्थ सुबंत का, समर्थ सुबंत के साथ समास होगा। अब इस समर्थ का अर्थ क्या है, समर्थ का अर्थ है कि उन पदों में परस्पर आकांक्षा होनी चाहिए। ये परस्पर आकांक्षा हमने किसका अर्थ किया है, समर्थ पद का। सबसे पहले हमने समझा कि भाई समास क्या होगा, संक्षिप्तीकरण। किसका संक्षिप्तीकरण, पदों का संक्षिप्तीकरण। पद कितने प्रकार के, दो प्रकार के, सुबंत और तिङन्त। उनमें से कौन से पदों को यहाँ लेना है, सुबंत पदों को। सुबंत में भी कौन से पदों को लेना है, समर्थ सुबंतों को। समर्थ का अर्थ क्या है कि पदों में परस्पर आकांक्षा का होना। आकांक्षा क्या होती है कि जैसे मैंने कहा पुत्रः, क्या कहा, पुत्रः, तुरंत वहां पे प्रश्न होता है किसका पुत्र, ठीक है। और जैसे ही मैंने कहा, सिर्फ इतना कहा राज्ञः, तो फिर राज्ञः जब राजा का, तो फिर प्रश्न उत्पन्न होता है कि राजा का क्या। सिर्फ पुत्र कहने से प्रश्न होता है कि किसका, और सिर्फ राज्ञः कहने से प्रश्न उत्पन्न होता है किसका, राजा का क्या, है ना। और जब हम दोनों को एक साथ रखते हैं, राजा का पुत्र, तो ये दोनों ही पद परस्पर एक दूसरे की आकांक्षा को पूरा कर देते हैं। पुत्र कहने से जो आकांक्षा होती है कस्य पुत्र, उसका उत्तर हमको मिल गया राज्ञः पुत्र। राज्ञः कहने से हमको जो आकांक्षा उत्पन्न हो रही थी कि राज्ञः किम, तो उसका उत्तर हमको मिल गया पुत्र, तो राज्ञः पुत्र। ऐसा परस्पर दोनों में आकांक्षा होनी चाहिए। मतलब विशेषण विशेष कह सकते, विशेषण विशेष नहीं कह सकते, सिर्फ विशेषण विशेष नहीं कह सकते। विशेषण विशेष भी होगा लेकिन और भी संबंध हो सकते हैं। जैसे ये स्वस्वामी भाव संबंध है, राज्ञः पुत्र, राजा स्वामी है और उसका पुत्र, अथवा ठीक है अभी स्वस्वामी भाव देखिए, चलो ठीक है। कोई भी संबंध होता है, सिर्फ विशेषण विशेष नहीं, परस्पर आकांक्षा वस्तु में होनी चाहिए। इस बात को और इस तरीके से समझ सकते हैं। मार्कर कोई नहीं है क्या, अच्छा सा नहीं।
हाँ, हमने कहा कि भाई राज्ञः पुत्रः यहाँ हमने समास किया है, क्यों? क्योंकि इन दोनों पदों में परस्पर आकांक्षा है, ये इसकी आकांक्षा पूरा करता है, इसकी आकांक्षा पूरा करता है। अब अगर मैं ऐसा कर दूं, ये हो गया राज्ञः भार्या पुत्रः देवदत्तस्य, राज्ञः भार्या पुत्रः देवदत्तस्य। अब क्या इन दो पदों में आकांक्षा बची है क्या? नहीं। अब मैंने कहा राज्ञः, राजा का क्या? राजा की भार्या, और जब मैंने कहा पुत्रः, किसका? देवदत्त। तो क्या अब इन दोनों में समास हो सकता है? कहा इन दोनों में समास नहीं हो सकता, क्योंकि अब इनमें परस्पर आकांक्षा नहीं है। राजा की आकांक्षा, राजा की जो राजा का जो अन्वय है, राज्ञा का जो अन्वय है वो भार्या के साथ हो रहा है, और पुत्र का जो अन्वय है वो किसके साथ हो रहा है? देवदत्त के साथ। तो अभी तक की चर्चा इतनी हुई कि पदों में समास करेंगे, पद कैसे होने चाहिए? सुबंध होने चाहिए, सुबंधों में भी कैसे होने चाहिए? समर्थ होने चाहिए, और समर्थ का अर्थ हमने समझा है कि परस्पर आकांक्षा से युक्त वो पद होने चाहिए। चलो भाई, समास के भेद प्रभेद पर हम जाएं, उससे पहले समास जब हम करते हैं, उसकी जो प्रक्रिया करते हैं, पिछले वर्ष में मैंने आपको प्रक्रिया से संबंधित कुछ बिंदु लिखाए थे, इस बार भी थोड़ा सा भी इतना ध्यान रखो कि भाई समास में क्या क्या पद होते हैं। सबसे पहले तो क्या करते हैं हम, कि जिन दो में हम समास कर रहे हैं उन्हीं की विभक्तियों का लोप कर देते हैं। जिन दो पदों में हमको समास करना है उन पदों की विभक्तियों का क्या कर देते हैं? लोप कर देते हैं। दूसरा, यदि संधि प्राप्त है तो संधि अवश्य करें। विभक्तियों का लोप करने के बाद यदि संधि प्राप्त है तो संधि अवश्य करें। तीसरा एक नियम है, नकारांत शब्द यदि पूर्व पद है तो उसके ना का लोप। ये एक कार्य अधिकांश पदों को देखने को मिलेगा। एक अंतिम जो कार्य है, लेके आओ, नकारांत शब्द यदि पूर्व पद है तो उसके ना का लोप, ये सभी समासों में आपको देखने को मिलेगा। और यदि समासांत प्रत्यय प्राप्त है तो प्रत्यय अवश्य करें। पिछले साल जब मैंने आपको लिखवाया था तो इसमें एक बिंदु और थे, 10 पॉइंट। हाँ, इसमें एक तो उपसर्जन संज्ञा करने का लिखा। उपसर्जन संज्ञा में ये थी कि भाई पूर्व प्रयोग किसका होगा और बाद प्रयोग किसका होगा। फिर प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले सूत्र थे, लेकिन उन सब चीज़ों को अभी मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि इस बार हम प्रक्रिया नहीं पढ़ रहे हैं। एक समास, एक शब्द को दूसरे शब्द से कैसे जुड़ा, वो प्रक्रिया हम नहीं पढ़ेंगे। बस समास को पहचानना कैसे और समास करना कैसे, बस उतना हम अभी विशेष रूप से पढ़ रहे हैं। तो अभी तो इतनी चीज़ों को ध्यान रखना है। एक एक चीज़ को समझ लेते हैं। विभक्तियों का लोप करना, इसका उदाहरण हम देख चुके हैं कि हमने राज्ञः पुत्रः यहाँ पर समास किया था, तो उसमें से राज्ञः की जो विभक्ति थी षष्ठी विभक्ति, उसका हमने लोप कर दिया था, राजन बचा था, और पुत्रः की जो विभक्ति थी उसका भी लोप कर दिया था, पुत्र बचा। तो ये बिंदु हो गया। तो दूसरा है, यदि संधि प्राप्त है तो संधि अवश्य करें। जैसे आनंद मार्ग हमको समास करना है पीतम अंबरम, यहाँ पे हमको समास करना है।
पीतम अंबरम, यहाँ हमको समास करना है। पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, विभक्तियों का लोप। विभक्तियों का लोप करने के बाद हमारे पास बचेगा पीत अंबर। और अब हमने क्या लिखा है कि यदि संधि प्राप्त है तो संधि अवश्य करें। तो यहाँ पर कौन सी संधि प्राप्त है, सवर्ण दीर्घ संधि। तो सवर्ण दीर्घ संधि होकर ही क्या हो जाएगा, पीत अंबर। और ये संधि आपको करनी ही करनी है। जब संधियाँ पढ़ रहे थे तो मैंने आपको एक साथ श्लोक लिखाया होगा, संहित एक पदे नित्या नित्या धातु सर्गयो नित्या समासे वाक्ये च सविवक्षाम अपेक्षते, पढ़ाया था। किसी को याद नहीं है बोल दो, नहीं पढ़ाया था, चलो खैर कोई बात नहीं। उसका अर्थ ये होता है कि जब हम समास में संधियां कर रहे हैं तब संधि हमको नित्य करनी ही करनी होती है। वहाँ हमारे पास विकल्प नहीं है कि हम संधि नहीं करें। इसके अलावा जब हम वाक्य में संधियां करते हैं तो वहाँ पर संधि करना नहीं करना वैकल्पिक होता है, आपके हाथ में होता है, लेकिन यहाँ आपको संधि करनी ही करनी है। तो 2 बिंदु हो गए कि विभक्तियों का लोप और जहाँ संधि प्राप्त हो वहाँ संधि अवश्य करें। तीसरा शब्द है कि नकारांत शब्द यदि पूर्व पद है तो उसके ना का लोप हो जाता है। जैसा कि हमने देखा था कि हमने समास किया राजन और पुत्र, और जब समास बना तो क्या बना, राजपुत्र। तो इसमें ये जो ना था इसका लोप हो गया। दूसरा शब्द है हमको समास करना है आत्मनः ज्ञानम, ठीक है, आत्मनः ज्ञानम। चलो भाई, अरे हम एक एक इससे चलो विभक्तियों का लोप करके क्या बचेगा, आत्मन ज्ञान, आत्मन ज्ञान, ये बचा। अब ये यदि संधि प्राप्त है तो संधि अवश्य करें। है क्या संधि प्राप्त? नहीं है। तीसरा पद नकारांत शब्द यदि पूर्व पद में है तो उसके क्या हो जाएगा, आत्मज्ञानम। अंतिम संधि करें, अंतिम पद लाकर संधि करें। एक और इसका उदाहरण देख लेते हैं नकारांत वाले का। ज्ञानी पुरुषः, ये लिखा है। अब चलो क्रम से, सबसे पहले मूल शब्द क्या है, मूल शब्द क्या है, ज्ञानिन। सन्यासी में मूल शब्द क्या है, सन्यासिन। दंडी में मूल शब्द क्या है, दंडिन। ऐसे ज्ञानी में क्या है, ज्ञानिन, ठीक है। तो जब आप इसकी विभक्तियों का लोप कर देंगे तो ये बचेगा हमारे पास ज्ञानिन और पुरुष। क्या संधि प्राप्त है, नहीं है। तीसरे बिंदु पे आ जाएंगे, नकारांत अगर शब्द पूर्व पद में है तो उसके ना का लोप कर देते हैं, तो फिर ज्ञानी और पुरुष ऐसा बन जाएगा। और प्रकारांतर से इसमें समास करके दीर्घ करके ज्ञानी पुरुष इस प्रकार से वो बन जाएगा। तो ये बात समझ में आई, नकारांत शब्द यदि पूर्व पद में है तो उसके ना का लोप कर दिया जाता है। हाँ, आत्मा का ज्ञान। पंचमी और षष्ठी दोनों में आत्मा बनता है। क्या 4th पॉइंट, यदि समासांत प्रत्यय प्राप्त है तो प्रत्यय अवश्य करें। पिछले वर्ष आपने जितना थोड़ा बहुत पढ़ा है उसमें याद होगा कि हम समास करने के बाद कुछ प्रत्यय किया करते थे, जैसे टच प्रत्यय दिखाया था, है ना। हमने अध्यात्मम सिद्धि बनाई थी, अध्यात्मम, ठीक है। इसका अर्थ, इसका जो लौकिक विग्रह किया था वो क्या किया था, आत्मनि इति, आत्मनि इति, यह लौकिक विग्रह किया था। और इसमें जब अब हम इसमें इससे चले विभक्तियों का लोप, तो विभक्ति का लोप करके क्या बचेगा, आत्मन। और इस आत्मन का हम समास किसके साथ कर रहे थे, अधि, अधि के साथ आत्मन का समास कर रहे हैं। अब यहाँ पर संधि प्राप्त है क्या, तो क्या कर देंगे, संधि कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, अध्यात्मन। अब जब अध्यात्मन बन गया
ध्यान रखना, ये जो ना लोप वाली कंडीशन थी ये किसके लिए थी? यदि नकारांत शब्द पूर्व पद में है, यहाँ पर पूर्व पद में है क्या? लेकिन यहाँ पर कंडीशन दूसरी है, क्या है कि यदि समासांत प्रत्यय प्राप्त है तो प्रत्यय अवश्य करें। वहाँ पे एक शब्द, वहाँ पे एक सूत्र था जो कि कह रहा था कि नकारांत शब्द यदि होगा तो उससे टच अव्ययी भाव समास में टच प्रत्यय किया जाएगा। तो अब यहाँ से प्राप्त क्या होगा? टच प्रत्यय। और टच प्रत्यय प्राप्त होने से फिर इस अन का लोप हो जाता है, यहाँ अवस्था और संधि बन जाती है अध्यात्मम। ये सब चीज़ें हम विस्तार से पढ़ चुके हैं। अभी हमको बस इतना समझना था कि यदि समासांत प्रत्यय प्राप्त है तो वहाँ पर आपको प्रत्यय अवश्य करना है। उस प्रत्यय से अर्थ नहीं बदलता। क्या कहा? वो प्रत्यय हम करते हैं लेकिन उस प्रत्यय से अर्थ नहीं बदलता। अध्यात्मम का जो अर्थ है वही अध्यात्म का है, लेकिन सही शब्द अध्यात्म होगा ना कि अध्यात्म। तो ये कुछ बिंदु हैं जो आपको समास करते समय ध्यान रखने हैं। चलिए, अभी भी सीधे समास पर बढ़ने से पहले समास के संदर्भ में और थोड़ी सी एक जो शब्दावली हमको समास में प्रयोग करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक तो शब्द आएगा हमारा बार बार वृत्ति, एक शब्द जो है वो आएगा विग्रह। विग्रह शब्द आएगा और एक पद में बोलूंगा समस्त पद। ठीक है, तो इनको समझ लो, वृत्ति क्या होती है, विग्रह क्या होता है और समस्त पद क्या होता है। पिछले वर्ष वृत्ति की परिभाषा पढ़ाई थी, परार्थाभिधानम वृत्ति है याद? क्या था? परार्थाभिधानम वृत्ति। क्या अर्थ है इसका? जिसके द्वारा दूसरे अर्थ का कथन किया जाए। हाँ, दूसरे अर्थ का कथन कहना, दूसरे अर्थ को कहना, पर अर्थ का अभिधान करना। यहाँ पे एक पर है, अर्थ है और अभिधान है। तो पर अर्थात दूसरा, दूसरे अर्थ का अभिधान अर्थात कथन जिसके द्वारा किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वृत्ति कहते हैं। कैसे? तो कैसे की चर्चा हम करेंगे कि वृत्ति के प्रकार के साथ। कितने प्रकार की वृत्तियां हैं? तो कृत, तद्धित, समास, एक शेष और सनाद्यंत, ये 5 वृत्तियां होती हैं। कृदंत वृत्ति, तद्धित वृत्ति, समास वृत्ति, एक शेष वृत्ति, सनाद्यंत वृत्ति। एक एक को समझ लेना। इसकी समास या वृत्ति समझ में आएगी तभी विग्रह भी समझ में आएगा। देखो भाई, कृदंत वृत्ति का जैसे हम उदाहरण लें तो ये बन जाता है पाचकः। क्या होता है? पाचकः। अब यहाँ पांच का हमें इस अर्थ को घटा के देखें, परार्थ अभिधानम। परार्थ अभिधान का अर्थ क्या किया? दूसरे अर्थ का कथन करना। दूसरे अर्थ का मतलब ये है कि इस पांच का हमें जो 2 वस्तुएं हैं, पांच का हमें 2 चीजें कौन कौन सी हैं? पच धातु है और निवल प्रत्यय है। पच धातु और निवल प्रत्यय। पच धातु का अर्थ पकाना, निवल प्रत्यय होता है कर्ता अर्थ में। और जो वृत्ति बनी पाचकः, ये इन दोनों से भिन्न अर्थ का कथन करेगी। पांच कहा क्या सिर्फ पकाने को कह रहा है? क्या सिर्फ कर्ता को कह रहा है? पांच का अर्थ होता है पकाने वाला। तो ये दोनों से भिन्न अर्थ को जो कथन करे उसे कहते हैं वृत्ति। ये होगी कृदंत वृत्ति। दूसरा आपने तद्धित वृत्ति। तद्धित वृत्ति हम ले लेते हैं कौरवः। क्या लिया? कौरवः। कौरवः में जो 2 चीजें हैं, कौन कौन सी 2 चीजें हैं? एक तो है कुरु और एक है अण। क्या है? एक शब्द तो वहां पे कुरु है और उस कुरु में अण प्रत्यय है। अब कौरवः जो शब्द है, क्या ये सिर्फ कुरु को बता रहा है? अण प्रत्यय जो है वहां पर अपत्य अर्थ में, अपत्य अर्थात संतान अर्थ में है। तो ना ही सिर्फ उसको बता, इन दोनों से मिलकर कोई तीसरा अर्थ आ रहा है जिसको यहाँ पे हमने क्या कहा है? पर अर्थ। पर का अर्थ समझ में आया? दूसरा अपर अर्थ। तो कौरवः से अर्थ सिर्फ कुरु का नहीं आ रहा है, सिर्फ संतान का नहीं आ रहा है, मिला हुआ अर्थ आ रहा है। कुरुओं की संतान जो होगा उसे क्या कहेंगे? कौरव। पांडवों की संतान जो होगा उसे क्या कहेंगे? कृदंत वृत्ति होगी, तद्धित वृत्ति होगी। अब आ जाओ समास वृत्ति पर। समास वृत्ति में वही उदाहरण, एक था राज्ञः, पूरा मिला हुआ ले लेते हैं, राजपुत्रः। राजपुत्रः ये दिया, इसमें 2 पद हैं।
एक है राजन और एक है पुत्र। राजन और पुत्र इनको मिलाकर जो समास वृत्ति हमने बनाई है राजपुत्र, इसमें क्या सिर्फ राजन अर्थ आ रहा है? नहीं। क्या सिर्फ पुत्र अर्थ आ रहा है? नहीं। इन दोनों से मिला हुआ जो तीसरा अर्थ है, पर अर्थ, ठीक है, वो आता है, इसलिए ये हो गई समास वृत्ति। एक शेष वृत्ति, वैसे इसको हम समास के अंतर्गत मानते हैं। द्वंद्व समास में इसको मान लेते हैं। इसमें होता क्या है कि जिन दो का हम समास कर रहे हैं उसमें से एक शेष रहता है, इसलिए इसको एक शेष कहते हैं। इसकी चर्चा समास के साथ विशेष करेंगे। सनाद्यंत आपने सबको सुना होगा, जिज्ञासु सुना है? दो सनाद्यंत है, इसमें या तुम इच्छा, ये इसका अर्थ होता है। जिज्ञासु में मूल धातु है या, और या धातु में सन प्रत्यय है। तो या धातु का अर्थ होता है जानना, तो ना तो ये सब जानना अर्थ को दे रहा है और ना सन अर्थ को दे रहा है, दोनों से मिले हुए एक अन्य अर्थ को दे रहा है जिज्ञासु। कुल मिला के यहाँ हमको समझना था वृत्ति। वृत्ति का अर्थ हमने समझाया कि भाई दूसरे अर्थ का कथन करना। दूसरा मतलब क्या कि जो दो चीजें उसमें हैं, कृदंत वृत्ति में पक्ष धातु है और एक प्रत्यय है, उन दोनों से जो तीसरा अर्थ निकल रहा है उसको हम क्या कहेंगे? कृदंत वृत्ति। इसी प्रकार वृत्ति समास वृत्ति। वृत्ति समझ में आई? आगे चले, चलो। विग्रह की परिभाषा पिछले वर्ष क्या दिखाई दी? प्रत्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह। वाक्यम विग्रह। प्रत्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह। वृत्ति के अर्थ के अवबोधक वाक्य को विग्रह कहते हैं। वृत्ति के अर्थ के अवबोधक वाक्य को विग्रह कहते हैं। अब देखो, पाचक यही तो वृत्ति है। पाचक क्या है? कौन सी वृत्ति है? कृदंत वृत्ति है। इसका विग्रह कैसे कहेंगे कि इस वृत्ति का जो अर्थ, वृत्ति के अर्थ के अवबोधक मतलब ज्ञान कराने वाले वाक्य को विग्रह कहते हैं। पाचक का अर्थ जिस वाक्य से होता है, पचति इति पाचकः। पाचका का अर्थ क्या है? वो इस वाक्य से हमको समझ में आ रहा है। कौन से वाक्य से? पचति इति पाचकः। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? विग्रह। क्या कहेंगे? विग्रह। फिर से, वृत्ति के अर्थ को बतलाने वाले, ज्ञान कराने वाले वाक्य को विग्रह कहते हैं। पाचक एक वृत्ति है, इसका अर्थ क्या है? उसका ज्ञान हमको इस वाक्य से होता है, पचति इति पाचकः, इस वाक्य से। कौरवः एक वृत्ति है, इसका ज्ञान हमको होता है कौन से वाक्य से? कुरुः अपत्यम। ऐसा एक वाक्य बनाया जाएगा, इसे क्या कहा जाएगा? विग्रह। क्यों? क्योंकि इस विग्रह से इस वृत्ति का अर्थ समझ में आ रहा है। हाँ, क्योंकि एक ही वृत्ति का एक ही विग्रह होगा ना। कृदंत वृत्ति का विग्रह ये हो गया, तद्धित वृत्ति का ये हो गया। समास राजपुत्र, इसका विग्रह क्या है? राज्ञपुत्र। उसको विग्रह क्यों कहा? क्योंकि वो राजपुत्र का अर्थ क्या है वो हमको किससे समझ में आ रहा है? उसके विग्रह से, इसलिए उसको हम समास विग्रह कहते हैं। फिर है एक शेष। एक शेष में पितरौ, ये वृत्ति है और इसका जो अर्थ, इसका जो वाक्य बनेगा वो बनेगा माता चा पिता चा। उस वाक्य से इस वृत्ति का अर्थ समझ में आ रहा है, इसको क्या कहेंगे? विग्रह। इसी प्रकार जिज्ञासु, जिज्ञासु का अर्थ कैसे समझ में आएगा? इससे, ज्ञातुम इच्छा। इस वाक्य से हमको इस वृत्ति का अर्थ समझ में आ रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? विग्रह। अब यहाँ आपको मुख्य रूप से समास के बारे में विग्रह किसे कहेंगे वो आपको समझ में आना चाहिए कि राजपुत्र ये एक वृत्ति है और इस वृत्ति का अर्थ जिसके द्वारा समझ में आएगा, जिस वाक्य के द्वारा समझ में आएगा, उसे हम क्या कहेंगे? वृत्ति की परिभाषा क्या थी? विग्रह की परिभाषा क्या हुई? इसमें किसी को शंका? चलो, अब आते हैं समास के मुख्य भेदों पर। यद्यपि पिछले वर्ष हमने लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह की चर्चा की थी,
लेकिन उनका प्रक्रिया में अधिक उपयोग है, तो इसलिए अभी तो उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। जैसे समास को हम पढ़ेंगे उसके लौकिक विग्रह को बस हम देखते हुए चलेंगे, उसका लौकिक विग्रह कैसे किया जाएगा। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 देखिए, एक तो है आपका केवल समास, दूसरा है आपका अव्ययी भाव समास, फिर है आपका तत्पुरुष समास, फिर है आपका बहुव्रीहि समास, और एक है आपका द्वंद्व समास। तो मुख्य जो समास के भेद हैं वो तो इतने ही हैं, मतलब 5 हैं। केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। इसमें से जो तत्पुरुष समास है, इस तत्पुरुष समास का एक भेद है कर्मधारय समास। ये कैसे बनता है इसकी हम विस्तार से चर्चा एक एक करके करेंगे। और कर्मधारय का ही एक भेद है। तो जो लोग अभी कह रहे थे कि तत्पुरुष के 2 भेद हैं, तो इस बात को सही कर लें, तत्पुरुष के 2 भेद नहीं है, तत्पुरुष का एक ही भेद है। तत्पुरुष का भेद है कर्मधारय, कर्मधारय का भेद है क्यों, ठीक है। केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास, ये मुख्य रूप से थे। तत्पुरुष का भेद कर्मधारय हुआ है, कर्मधारय का भेद हुआ है। अब इस बात को समझना कि हम निर्धारण कैसे करेंगे कि कौन कहाँ पर कौन सा समास है। इस बात का निर्धारण कैसे करेंगे कि भाई कहाँ कौन सा समास है। पिछले वर्ष में इसकी चर्चा हमने की थी कि जब हमको इस बात का निर्णय करना है कि यहाँ कौन सा समास हुआ है, तो वहाँ हमको लिखना होता है कि भाई कौन सा पद प्रधान है। क्या देखना है? कौन सा पद प्रधान है। इसमें जो 2 पद हैं, 2 पद कौन से? पूर्व पद और उत्तर पद, जिनका हमने समास किया है। तो कौन से समास में कौन सा पद प्रधान है, इसके आधार पर इस बात का निर्णय किया जाएगा। देखिए, मैं शुरू करता हूं यहाँ नीचे से, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के बारे में आप जब पढ़ें, परिभाषा जहाँ आपने देखी होगी तो वहाँ लिखा है कि इसमें उभय पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? उभय पद, मतलब दोनों पद। जिन 2 पदों में हम समास कर रहे हैं वो दोनों ही पद प्रधान होते हैं। प्रधान का मतलब क्या है? सबसे पहले तो इसका एक हम उदाहरण ले लें। हम ले लेते हैं राम लक्ष्मणौ। क्या लिया? राम लक्ष्मणौ। किसी भी समास में कौन सा पद प्रधान है इसको जानने के लिए उसके साथ एक क्रिया का उच्चारण कर लो। क्या करो? क्रिया का उच्चारण हमने कर दिया। यहाँ पे जो द्विवचन था इसलिए मैंने द्विवचन की क्रिया लिखी है गच्छता। अब इस क्रिया के साथ देखो कि किसका अन्वय हो रहा है। राम गच्छता मतलब जा रहा, ठीक है। राम जा रहा है, लक्ष्मण जा रहा है, मतलब गच्छति क्रिया के साथ लक्ष्मण का भी अन्वय हो रहा है और राम का भी अन्वय हो रहा है। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे कि इसमें क्या है? उभय पद प्रधान। यहाँ आ जाओ बहुव्रीहि। बहुव्रीहि का जब लक्षण पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि इसमें किसकी प्रधानता होती है? अन्य पद की। अन्य पद अर्थात जिन 2 पदों में हम समास कर रहे हैं उन दोनों को छोड़कर किसी तीसरे की ही प्रधानता होती है। जैसे हाँ, वही ले लेते हैं दशाननः। दशाननः ये लिया, इसके साथ एक क्रिया बोल लेते हैं हम, दशाननः गच्छति। अब यहाँ पर अन्वय करके देखें, यहाँ पर 2 पद हैं, एक पद है दश और एक पद है आनंद। क्या दश जा रहा है? क्या आनंद जा रहा है? 10 आनंद जिसके हैं ऐसा कोई तीसरा व्यक्ति जा रहा है, ठीक है। दूसरा इसके उदाहरण ले लेते हैं। हमने कहा लंबोदरः गच्छति। इसमें 2 पद हैं, एक तो है लंब और एक है उदर। क्या लंब जा रहा है? उदर जा रहा है? लंबा है उदर जैसा ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जा रहा है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं कि इसमें क्या है? अन्य पद की प्रधानता। तो जिसमें उभय पद प्रधान हो से क्या कहेंगे? जिसमें अन्य पद प्रधान हो से क्या कहेंगे? अब आ जाते हैं तत्पुरुष। तत्पुरुष जो है, इस तत्पुरुष में होती है उत्तर पद की प्रधानता।
क्या होता है उत्तर पद की प्रधानता। वही उदाहरण ले लेते हैं। हमने उदाहरण लिया राजपुरुषः, राजपुरुषः ये उदाहरण हमने लिया। अब यहाँ पर हम क्रिया का एक अन्वय कर लेते हैं। गच्छति इस क्रिया का अन्वय हमने इसमें कर लिया। राजपुरुषः में दो शब्द हैं, एक तो है राजन और एक है पुरुष। जब हम कहते हैं कि राजपुरुषः गच्छति, तो क्या उसमें राजा जा रहा है? पुरुष जा रहा है? हाँ, पुरुष जा रहा है, लेकिन कैसा कि राजत्व, राजा से विशिष्ट राजा का पुरुष जा रहा है। गच्छति क्रिया का अन्वय किसके साथ है? पुरुष के साथ। ये इसमें सिर्फ विशेषता उत्पन्न करने के लिए है राजत्व। अन्वय तो गच्छति क्रिया के साथ तो किसका अन्वय हो रहा है? पुरुष का। इसका मतलब कौन से पद की प्रधानता है? उत्तर पद की। दूसरा इसका उदाहरण ले लेते हैं। हाँ, नहीं, गजानन तो कैसे बतेगा भाई? गजानन में बताओ कौन सी पद की प्रधानता होगी? गजानन ये शब्द है, इसमें दो पद हैं, एक तो है गज, एक है। अब आप कहोगे भाई सब गज तो जा रहा है। दोनों हो सकते हैं, सही कह रहा है। एक बात जो अभी आज बताता मैं कि अर्थ के अनुसार समास होते हैं। पिछली बार भी मैंने दादा जो उदाहरण देते हैं वो उदाहरण देकर समझाया था। कौन सा उदाहरण है, किसी को ख्याल में? अर्थ के अनुसार दोनों प्रकार के समास हो सकते हैं, कई समास हो सकते हैं। इस बात को समझाने के लिए मैंने उदाहरण दिया था जो कि दादा ने अपने प्रवचन में बोला था। गोपाल दास जी अरैया के संबंध में था। गोपाल दास का दिया था। गोपाल दास जिसका ऐसा। गोपाल दास जी ने कहा कि तुम कितने भी शास्त्र पढ़ लो, रहोगे तो गोपाल दास ही। तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ मैं गोपाल दास ही रहूँगा, लेकिन षष्ठी तत्पुरुष वाला नहीं रहूँगा, मैं बहुव्रीहि वाला रहूँगा। तो षष्ठी तत्पुरुष में अर्थ क्या होगा? गोपालस्य दासः, वह व्यक्ति जो गोपाल का दास है। गोपाल अर्थात कृष्ण, वह व्यक्ति जो कृष्ण का दास है। तो मैं षष्ठी तत्पुरुष वाला नहीं रहूँगा, मैं कौन सा रहूँगा? बहुव्रीहि। बहुव्रीहि में अर्थ क्या होगा? गोपाल दासः यस्य सः, गोपाल भी है, दास जिसका, ऐसा है। ठीक है, अर्थ के अनुसार दोनों समझ सकते हैं। यहाँ भी गजानन में भी जो ये कह रहा है वो भी हो जाएगा गजस्य आननम। और एक ये भी समास होगा कि गज एव आननम यस्य सः। अब लेकिन इस बात को ध्यान रखना, इस बात को मैं अध्ययन अच्छे से समझाऊंगा कि जब तत्पुरुष समास हम करेंगे तब तो ये जो पद बनेगा, ये पद बनेगा गजाननम। क्या पद बनेगा? गजाननम। और जब बहुव्रीहि समास करेंगे तब जो पद बनेगा वो बनेगा गजाननः। क्या बनेगा? गजाननम कब बनेगा? तत्पुरुष। गजाननः कब बनेगा? बहुव्रीहि। इस बात को भी हम और विस्तार से जैसे जैसे पढ़ते चलेंगे वहां समझेंगे। अभी हम सिर्फ पदों की प्रधानता को समझ रहे हैं। हाँ, तत्पुरुष का एक और उदाहरण मैं आपको दे रहा था। मैंने जैसे कहा भाई कूपपतितम आनयतु। क्या कहा? कूपपतितम आनयतु। कूप अर्थात होता है कुआं, और पतितम का होता है गिरा हुआ। ठीक है, तो वह व्यक्ति जो कुएं में गिरा हुआ है, ये कूपपतितम का अर्थ है। अब मैंने कहा आनयतु मतलब लाओ, तो यहाँ पर दो शब्द हैं, एक शब्द है कूप और एक शब्द है पतित। जब मैंने कहा आनयतु तो क्या कुएं को उठाकर लाओगे? भाई जो पतित है, जो कुएं में गिरा होगा उसको उठाकर लाओगे ना। तो आनयतु के साथ किस कारण में हो रहा है? कौन से पद की प्रधानता हुई? उत्तर पद। जिसमें उत्तर पद नाम से क्या कहेंगे? पतित तो सुबंध थोड़ी ना। क्या है? पिछली बार कथन प्रकरण भी था ना, जब आपको पता होगा कि कृदंत प्रत्यय जोड़ने के बाद हम कृत्य समासार्थ से प्रातिपदिक संज्ञा करते थे और उसके बाद एक सूत्र लगाते थे सौ जस मौन सस्ता क्या लाते थे? सुगा लाते थे, और उसके प्रत्यय का विषय करते थे। बट तो कृदंत भी क्या होगा? सुबंत ही होगा। जो कृदंत है वो सुबंत भी है। ठीक है, हाँ।
इसमें आप सुन लेना एक बार मैंने क्या कहा, मुझे तो इतना याद नहीं होना। मैंने षष्ठी तत्पुरुषी कहा था, संधि नहीं कहा था, षष्ठी तत्पुरुषी कहा था। मेरे शायद बोलने में गलती हो गई। ये आवाज थोड़ी कम आ रही है। हाँ, तत्पुरुष हो गया। मैं तो पूरी शक्ति से बोल रहा हूँ, देश तक बोला नहीं मैंने। ठीक है। अव्यय भाव, देखो भाई, यहाँ अभय पद प्रधान हो गया, यहाँ अन्य पद प्रधान हो गया, यहाँ उत्तर पद प्रधान हो गया। अव्यय भाव जो होता है उसमें होती है पूर्व पद की प्रधानता। क्या होता है? पूर्व पद की प्रधानता। जैसे हमने दिया भाई उपकृष्णम, क्या दिया? उपकृष्णम। इसमें से उप का अर्थ है समीप और कृष्ण का अर्थ है कृष्ण। अब मैंने कहा जब उपकृष्णम गच्छामि, ठीक है, उपकृष्णम गच्छामि, तो यहाँ पर कुत्र गच्छामि ऐसा अन्वय होगा, मतलब मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो यहाँ पर समीप वाले अर्थ में किसके समीप जा रहा हूँ? कृष्ण के समीप जा रहा हूँ। अथवा दूसरा उदाहरण है अधिमंचम गच्छामि। अधिमंचम, अधिमंचम का अर्थ होता है मंच के ऊपर, ठीक है। ये जो ऊपर वाला अर्थ है ये किससे आ रहा है? यहाँ समीप वाला अर्थ किससे आ रहा था? तो इसलिए इस पद की प्रधानता होने से इसको कहा जाता है पूर्व पद, जिसमें प्रधानों से क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास। अब एक अंतिम बच गया है जो केवल समास। इसका ऐसा है कि जो ना अव्ययी भाव हो, जो ना तत्पुरुष हो, जो ना बहुव्रीहि हो, जो ना द्वंद्व हो, लेकिन बस समास हो, जहाँ पर सिर्फ सुबंत का सुबंत से समास हुआ हो, लेकिन उसका इनमें से किसी में भी अंतर्भाव नहीं हो, उससे हम क्या कह देते हैं? केवल समास। इसके बहुत ही निश्चित उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे, अधिक उदाहरण इसके नहीं कहा। बागार्थावयव भूतपूर्वः, ये इसके समास के उदाहरण हैं। अब इसमें से एक एक की चर्चा हम कल से विस्तार से करेंगे। आज समास के बारे में इतना ही। अभी रचनानुवाद के बारे में नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। देखो, जितने भी समासों के प्रारंभ में उपसर्ग है वो सभी के सभी अव्ययी भाव होंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब हम तत्पुरुष का भेद पढ़ेंगे, तत्पुरुष में एक भेद बनेगा प्रादि तत्पुरुष। तो उस प्रादि तत्पुरुष में भी प्रारंभ में आपको प्रादि उपसर्ग देखने को मिलेंगे। जब हम बहुव्रीहि पढ़ेंगे तो बहुव्रीहि में भी एक भेद बनेगा प्रादि बहुव्रीहि, तो उसमें भी आपको प्रा आदि देखने को मिलेंगे। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि जिसमें प्रारंभ में उपसर्ग हो उसे अव्ययी भाव पहचानना आ जाएगा धीरे धीरे। अभी ये पद की प्रधानता वाली बात हमको समझ में आनी चाहिए। अगर इतनी बात आपको समझ में आई है तो आपको समास पहचानने में कभी कोई समस्या नहीं होगी। बंद कर दिया।